हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर हमारा डेली प्रैक्टिस सेट सुबह 7 बजे शुरू हो जाता है। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वह 7वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 6 कंप्लीट हो गए हैं, उनको आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 स्पेशल है। यहाँ पर 74 नंबर दिलाने का आपको भरपूर प्रयत्न किया जा रहा है। तो चलिए फुल डिटेल सोल्यूशन देख लेते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, रसिक प्रिय ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो यहाँ ऑप्शन है मतीराम, भूषण, केशवदास या फिर जो है पद्माकर। तो रसिक प्रिय ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वह केशवदास जी हैं। कौन है? केशवदास जी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। केशवदास की अन्य रचना की बात करते हैं तो इनकी रचना है कवि प्रिया। ठीक है, क्या है? कवि प्रिया भी इनकी रचना है। ठीक, रामचंद्रिका भी इनकी रचनाएं हैं, रामचंद्रिका। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। 12 मासा, ठीक है, 12 मासा भी इनकी रचना है। ठीक, और जो है छंदमाला भी इनकी एक रचना है। किनकी? तो केशवदास जी की। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए मतीराम। तो मतीराम की जो रचना है वह कौन सी है? तो फूल मंजरी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। फूल मंजरी किनकी? तो मतीराम की फूल मंजरी। रसराज, ललित ललाम और सतसई इनकी रचना है। किनकी? मतीराम की। भूषण की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि हैं, लेखक हैं। कौन? भूषण। तिन्होंने जो रचनाएं किया है उनमें अधिकतर भूषण ही लगा है, जैसे शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और जो अन्य 3 रचनाएं हैं उनमें भी भूषण लगा हुआ है। अधिकतर जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं या लेखकों के द्वारा कही गई रचनाएं हैं वह इनकी कितनी हैं? तो 6 हैं। ठीक, यहाँ पर बात करते हैं पद्माकर की। तो पद्माकर की जो रचना है वह है गंगा लहरी। कौन सी रचना है? तो गंगा लहरी जो है इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। प्रबोध पचासा, भाषा हितोपदेश, यह पद्माकर की रचना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को क्या कहा जाता है। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है वज्रवटुक, अंतेवासी, अंतःपुर या फिर ब्रह्मचारी। तो गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को जो है अंतेवासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतेवासी। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर यदि अंतःपुर की बात करते हैं तो घर या फिर महल का वह भीतरी भाग जहाँ पर स्त्रियां रहती हैं उसको अंतःपुर कहा जाता है। ठीक, ब्रह्मचारी किनको कहा जाता है? तो ब्रह्मचर्य का जो पालन करने वाला होता है एवं सात्विक जीवन बिताने वाला होता है उसको ब्रह्मचारी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला। तो हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या फिर जो है महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर जो है हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान रामविलास शर्मा जी को मिला था। किनको? रामविलास शर्मा जी को। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाता है। और इनको जो है कब मिला था? तो 1991 में मिला था। कब मिला था? 1991 में व्यास सम्मान मिला था। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी साहित्य के लिए इनको जो है व्यास सम्मान मिला था। और यह जो सम्मान है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं जो रामविलास शर्मा हैं। ठीक है, इनकी रचना की बात करते हैं। रामविलास शर्मा की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें निराला की साहित्य साधना है, यह एक जीवनी है। निराला की साहित्य साधना जीवनी है और इनको इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था 1970 में। कब मिला था? 1970 में जो है निराला की साहित्य साधना जीवनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। भाषा, साहित्य और संस्कृति, प्रगति और परंपरा, भाषा और समाज, यह इनकी रचनाएं हैं रामविलास शर्मा की। रामचंद्र शुक्ल की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल की, तो इनकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है चिंतामणि। क्या है? चिंतामणि इनकी जो है एक रचना है, वह भी निबंध संग्रह है। यह जो है एक भाग और 2 भाग, 2 भागों में बटी हुई है चिंतामणि। किनकी? तो रामचंद्र शुक्ल जी की। ठीक है, और इन्होंने लिखा है उत्साह। हिंदी साहित्य का इतिहास मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, इतिहास है एक विचार विधि। और जो है इन्होंने आलोचना में लिखा है रस मीमांसा। क्या लिखा है? रस मीमांसा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। और इनकी एक आलोचना है त्रिवेणी। क्या है? त्रिवेणी जो है यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक, 11 वर्ष का समय, ठीक, और बुद्धचरित, यह सभी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं राम कुमार वर्मा जी की। ठीक है, किनकी बात करते हैं? तो राम कुमार वर्मा जी की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वह कौन सी हैं? तो अभिशाप, जौहर, बादल की मृत्यु, विजय पर्व, रेशमी टाई मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। कौन सी? तो रेशमी टाई जो है ना इन्हीं की रचना है। और दीपदान मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, इन्हीं की रचना है। जूही के फूल भी है, पृथ्वीराज की आंखें भी है। और जो राम कुमार वर्मा है इनको एकांकी सम्राट कहा जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं महादेवी वर्मा की। किनकी? तो महादेवी वर्मा की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं
उनमें नीरजा, निहार, रश्मि, शांति गीत, दीपशिखा, यामा, ये सभी जो है इनकी काव्य रचनाएं हैं। और यामा के लिए इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। हिंदी में जो है प्रथम महिला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता थी वह महादेवी वर्मा ही थी। इनका रेखा चित्र है पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, निबंध इन्होंने लिखा है श्रृंखला की कड़ियाँ। चलिए अब यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 4th नंबर क्वेश्चन है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो यहाँ पर कह रहा है कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। तो प्रयुक्त विशेषण देखिए, ऑप्शन है सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक या फिर जो है परिमाण बोधक। तो यहाँ पर जो है देखा जाए तो विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। तो जो पूज्य है किनको? तो विद्वान व्यक्ति। तो यह क्या होता है? गुण ही तो होता है, विद्वान तो गुण ही है ना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, वाक्य में विद्वान व्यक्ति अर्थात व्यक्ति के गुण को दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि इनमें से जो है कौन सा व्यंजन दंत्य ध्वनि का है? दंत्य ध्वनि का तो जो का होता है, का वर्ग होता है, वह कौन सा होता है? तो कंठ होता है। ठीक है, क्या होता है? तो कंठ होता है। और जो चा वर्ग होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है तालु कहते हैं। क्या कहते हैं? तो तालु कहते हैं। और जो होता है टा वर्ग उसको क्या कहते हैं? तो मूर्धा कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धा या मूर्धन्य। ठीक, और जो ता वर्ग होता है उसको क्या कहते हैं? तो दंत्य कहते हैं। और जो पा वर्ग होता है उसको ओष्ठ कहते हैं। ठीक है, ये जरूर आप याद रखें। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है? तो दंत ध्वनि। तो दंत में देखिए आप ता था दाधा ना, तो यहाँ देखिए ऑप्शन जो बी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन यहाँ पर है भारत में अनेक बोली हैं, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन गलत है। भारत में अनेक बोलियाँ हैं ऐसा होना चाहिए। भारत में अनेकों बोलियाँ हैं, जी बिल्कुल गलत है। ठीक है, भारत में अनेक बोलियां हैं, तो जी बिल्कुल सही है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि सापेक्ष का शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो सापेक्ष का जो होता है वह निरपेक्ष होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वही आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और निष्पक्ष का जो विलोम होता है वह क्या होता है? तो पक्षपाती होता है। क्या होता है? पक्षपाती होता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से अरविंद शब्द का जो है पर्यायवाची कौन सा है? तो यहाँ ऑप्शन देखिए आप, अरविंद का पर्यायवाची पूछ रहा है केवड़ा, कचवृक्ष, कमल या फिर जो है गुलाब। तो जो अरविंद होता है वह कमल को कहा जाता है। और जो कमल है इसके अन्य पर्यायवाची की बात करते हैं तो आपको तो रटा रटाया होगा, पंकज, नीरज, सरोज, इंदिवर, सरसिज, पुष्कर, नलिन, अंबुज, राजीव। ठीक है, ये सभी जो हैं कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो संचारी भावों की संख्या 33 है। और आचार्य देव ने जो है 34वां जो है जो संचारी भाव माना है उसको छल माना है। क्या माना है? तो छल माना है। तो यहाँ ऑप्शन जो ए है आपका वह करेक्ट हो जाता है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33 है। अगला प्रश्न है कि किवाड़ शब्द इनमें से क्या है? ऑप्शन है तद्भव, तत्सम या फिर जो है देशज या इनमें से कोई नहीं। तो किवाड़ शब्द जो है वह एक तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तो तद्भव शब्द होता है। जो किवाड़ है जिसका तत्सम क्या होता है? तो कपाट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कपाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है? ऑप्शन है संस्कृत निष्ठ, गलत है। ब्रज अवधि का मिश्रित रूप, तो यह भी गलत है। हिंदू उर्दू मिश्रित, जी बिल्कुल सही है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। हिंदुस्तानी भाषा का जो रूप है हिंदी उर्दू मिश्रित है, अर्थात हिंदुस्तानी लोग आमतौर पर हिंदुस्तानी भाषा ही बोलते हैं जो हिंदी और उर्दू दोनों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है झरना ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ ऑप्शन है आपका निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर जो है सुमित्रानंदन पंत। तो झरना ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वह जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। और जयशंकर प्रसाद जी की अन्य रचना की हम बात करते हैं तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं किया है। ठीक है, तो कविता में इन्होंने किया है आंसू, झरना, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक। ठीक है, अब इसमें जो कामायनी है इसके 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? महाकाव्य है तो 15 सर्ग हैं इसके। पहला चिंता है और 15वां जो सर्ग है वह आनंद है। ठीक है, और नाटक इन्होंने लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाटक है इनके
स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राज्यश्री, अजात शत्रु, विशाखदत्त, एक घूंट, कामना, करुणालय, कल्याणी परिणय, अग्निमित्र, प्रयाश्चित, सज्जन, ये सभी इनके नाटक हैं। और इन्होंने कहानी संग्रह भी किया है, ठीक है, कहानी भी लिखा है, छाया, प्रतिध्वनि, आकाश द्वीप, आधी, इंद्रजाल, और उपन्यास भी लिखा है। और उपन्यास जो है वह कौन सा है, तो कंकाल, तितली, इरावती। इरावती एक अपूर्ण रचना है, ठीक। अब यहाँ पर जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इनकी रचना की बात करते हैं तो इन्होंने परिमल, गीतिका, अनामिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, आराधना, चतुरी चमार, काले कारनामे जो कि अपूर्ण रचना है, शुकुल की बीवी, ये सभी जो हैं निराला जी की रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की रचना की बात करते हैं तो इनकी रचना की चर्चा हम लोगों ने ऊपर कर लिया है। और अगले यहाँ पर जो लेखक कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की जो रचनाएं हैं वह भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक है। और इनको जो सुमित्रा नंदन पंत हैं प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि। ये पॉइंट आप जरूर याद रखें। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ठीक है। इनकी काव्य रचना में बात करें, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद, ठीक है। कला और बूढ़ा चांद ये जरूर आप याद रखें। कला और बूढ़ा चांद क्यों याद रखोगे, क्योंकि यहाँ पर जो है सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था इस रचना पर, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था कला और बूढ़ा चांद रचना पर, ठीक। लोकायतन इनका एक महाकाव्य है, ठीक है। चिदम्बरा जरूर याद रखो। चिदम्बरा क्यों याद रखोगे, क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत को जो है चिदम्बरा रचना पर ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 1968 में सबसे पहले हिंदी में मिला था सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है। गीत, पर्व, हार, 5 कहानियाँ, ये सभी जो हैं सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। कंठ और तालु है, तो यहाँ पर जो है कंठ तालु जो यहाँ पर ऐसा जो वर्ण है वह कौन सा है, तो ए जो होता है ना, ए और ए, यह जो होता है इसका जो उच्चारण स्थान होता है वह कंठ तालु होता है। और कंठ ओष्ठ किसका होता है, तो कंठ ओष्ठ जो होता है वो ओ का होता है। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है वह कंठोष्ठ का हो जाता है और हमारे प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन बी है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से जो है कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है व्योम, कृषाणु, अनल या फिर जो है पावक। तो जो है आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है ऐसा पूछ रहा है। कृषाणु भी होता है, अनल भी होता है और पावक भी होता है, आग का जो पर्यायवाची है। लेकिन जो व्योम है ना यह नहीं होता है। यह किसका होता है, तो व्योम यानी कि व्याप्त है। व्याप्त क्या चीज़ है, तो देखा जाए आकाश व्याप्त है। क्या है, आकाश व्याप्त है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वह आपका करेक्ट हो जाता है। व्योम आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है। आग का जो पर्यायवाची है वह कृषाणु, दहन, हुताशन, वैश्वानर, धूमकेतु, वायु सखा, ये सभी जो हैं आग के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है कि पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है। तो पहाड़ पर जो लालटेन है वह ऑप्शन देखिए मंगलेश डबराल, केदारनाथ सिंह, आलोक धनवा या शिव प्रसाद सिंह। तो पहाड़ पर लालटेन जो है मंगलेश डबराल की रचना है, ठीक है। किनकी, मंगलेश डबराल की। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। मंगलेश डबराल की जो अन्य रचना की बात करें तो हम जो देखते हैं, क्या देखते हैं, तो हम जो देखते हैं यह भी इनकी ही एक रचना है, ठीक। घर का रास्ता, घर का रास्ता भी इनकी रचना है, ठीक। कवि का अकेलापन, नए युग में शत्रु, यह मंगलेश डबराल की रचनाएं हैं। यहाँ पर हम अन्य लेखक की बात करें तो केदारनाथ सिंह की रचना की बात करते हैं तो इन्होंने लिखा है जमीन पक रही है, ठीक है। टॉलस्टॉय और साइकिल और बाघ इनकी रचनाएं हैं। आलोक धनवा की बात करते हैं, इन्होंने लिखा है दुनिया रोज बनती है, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते और ब्रूनो की बोलियां, यह सभी जो हैं आलोक धनवा की रचनाएं हैं। और शिव प्रसाद सिंह की रचना की बात करते हैं तो अलग अलग वैतरणी, नीला चांद, अंधकूप, बरगद का पेड़, यह जो है किनकी हैं, तो शिव प्रसाद सिंह की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि नारियल शब्द का जो है तत्सम रूप कौन सा होगा इनमें से। ऑप्शन है नारिकेला, नहीं। नारिकेली, गलत है। नारिकेल
सॉरी नारिकेल, तो यहाँ पर यह भी आपका गलत है और यहाँ पर नारिकेल लिखा है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। जो नारियल का तत्सम रूप होता है वह नारिकेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पाली संस्कृत, वैदिक संस्कृति, अपभ्रंश या फिर जो है लौकिक संस्कृति। तो यहाँ पर जो है हिंदी भाषा का जन्म जो है किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। हम इसके क्रम में यदि बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आया? तो संस्कृत आया, ठीक है। क्या आया? संस्कृत आया। फिर क्या आया? तो पाली आया, ठीक है। क्या आया? पाली आया। फिर क्या आया? तो प्राकृतिक आया, ठीक है, प्राकृत आया। फिर क्या आया? तो जो है फिर जो आता है वह अपभ्रंश आता है। क्या आता है? तो अपभ्रंश आता है। फिर क्या आया? तो जो फिर आता है वह आता है आपका हिंदी। क्या आता है? हिंदी आता है। ये क्रम आप जरूर याद रखें। सबसे पहले संस्कृत है, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है और उसके बाद जो है हिंदी है। तो यह क्रम है, ठीक है। जो यहाँ पर भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्रम है वह यही है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन, गुडाकेश शब्द का जो है संधि विच्छेद कौन सा रूप होगा? गुडाकेश का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो गुडाकेश का जो है संधि विच्छेद होता है वह गुडाका, ठीक है, गुडाका प्लस जो है ईस होता है। गुडाका प्लस ईस होता है, इसी को गुडाकेश कहते हैं। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक। और यहाँ पर जो संधि है वह कौन सी है? तो आ ई इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। तो यहाँ पर गुण स्वर संधि है। कौन सी संधि है? तो गुण स्वर संधि है। ए ओ कहीं पर भी आ जाए बीच में तो वहाँ गुण स्वर संधि होता है। अगला प्रश्न है नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आप देखिए कि चतुर्दिक, प्राकृतिक, चमत्कृत या फिर सत्कृत। नैसर्गिक का जो पर्यायवाची होता है वह होता है प्राकृतिक। कौन सा होता है? तो प्राकृतिक होता है। और जो प्राकृतिक का अन्य पर्यायवाची शब्द है वह क्या है? तो स्वाभाविक होता है। क्या होता है? तो स्वाभाविक भी होता है और कुदरती भी होता है। कुदरती भी होता है और वास्तविक भी होता है। क्या होता है? वास्तविक भी होता है प्राकृतिक या नैसर्गिक शब्द का जो पर्यायवाची है। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है तो गद्यांश आता है। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छाह के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाह के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा है, ओंठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है। उन्हीं को जो है छाह की आवश्यकता होगी। वहाँ जो बैठे हैं उनके लिए थोड़ी है ये सारी चीज़ें। जिनका कंठ सूखा है, ओंठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है, पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है। जो धूप में खूब सूख चुका है वह नहीं, जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं वह क्या जानेगा पेड़ के नीचे की जो छाँव होती है। यहाँ पर देखिए जो प्रश्न है इससे संबंधित, उपरोक्त गद्यांश में अमृत वाला तत्व का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका जीवन का रहस्य, अमृत, समुद्र से निकला हुआ या जीवन का सार। तो अमृत वाला तत्व यानी कि जो है जीवन का सार। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है? ऑप्शन है भाग्य या फिर जो है श्रम या प्रकृति। तो जो है उपयुक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है? तो यहाँ पर श्रम ही को बताया गया है। तो जो ऑप्शन सी है आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जो धूप में खूब सूख चुका है वाक्य से क्या अभिप्राय है? बीमार होना, रेगिस्तान में रहना, धूप सेंकना या कड़ा परिश्रम करना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है कड़ा परिश्रम करना, यह होता है जो धूप में खूब सूख चुका है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जो किए गए उपकारों को मानता है वह उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो किए गए उपकार को मानता है उसके लिए जो है एक शब्द क्या होता है? तो जो मानता है उपकार को उसको कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। जो नहीं मानता है उसको कृतघ्न कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है 24 नंबर की वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर दो मनुष्य आया है और दोनों एक ही है, इसलिए यहाँ पर रिपीटेड है। तो रिपीट जहाँ भी होता है, ठीक है, अनेक वर्णों की आवृत्ति जो है एक निश्चित क्रम में बार बार हो, वहाँ पर जो है कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है।
चलिए, और यहाँ पर श्लेष की यदि हम बात करते हैं तो श्लेष अलंकार क्या होता है? तो श्लेष अलंकार होता है जब एक शब्द एक ही बार आए किंतु उसके अर्थ कई सारे होते हों। ठीक, जैसे पानी गहनों प्रेम मोती मानुष चूर्ण। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है क्या? इसमें संभावना की जाती है उत्प्रेक्षा अलंकार में। ठीक है, क्या की जाती है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इनके जो शब्द होते हैं मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु ज्यों, ठीक है, ये सभी जो हैं ऐसे शब्द हैं जो उदाहरण में आए रहते हैं, उनसे आप पहचान सकते हैं यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। रूपक अलंकार क्या होता है? तो रूपक अलंकार होता है उपमेय को उपमान का रूप मानना ही या भेद रहित आरोप जहाँ हो उपमेय में उपमान का, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे पायो चिमैनी राम रतन धन पायो, यानी कि राम रतन रूपी धन मिल गया, वहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित होते हों वहाँ पर जो है कौन सा अलंकार होता है? यहाँ पर जो है एक ही शब्द के अनेक अर्थ, अभी हमने ऊपर बात किया तो वह श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? तो श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि इनमें से हिरण्य का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन है कुरंग, कंचन, केसरी या फिर सारंग। तो जो है हिरण का जो पर्यायवाची शब्द इनमें से है वह कंचन है। क्या है? तो कंचन है। हिरण के अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं तो सोना, कुंदन, कनक, ठीक है, कनक, जात रूप, स्वर्ण, ये सभी जो हैं हिरण्य के जो हैं क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि संयोग का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है दुर्योग, वियोग। संयोग का तो वियोग होता है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। कैसे आप जान सकते हैं? संयोग श्रृंगार रस होता है, वियोग श्रृंगार रस होता है, यानी सुख दुख होता है। और यहाँ पर जो देखिए कि सहयोग का जो विलोम होता है असहयोग होता है। ठीक है, सहयोग का असहयोग होता है और कुयोग का जो होता है वह सुयोग होता है। ठीक है, क्या होता है? सुयोग होता है। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर, चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो चिकना घड़ा होना यानी कि निर्लज्ज होना, यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऊंचा उठना जो होता है उसका मतलब होता है समृद्ध होना। ऊंचा उठना यानी समृद्ध होना। ठीक है, मधुर भाषी होना का मतलब क्या हो गया? तो मुंह से मोती उगलना, मधुर भाषी होना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए जो है एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ ऑप्शन है वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ, समिधा या फिर हवन सामग्री। तो हवन में जलाने वाली लकड़ी को जो है क्या कहा जाता है? तो समिधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समिधा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें से जो है कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम जो है शब्द है इसमें केवल और केवल अग्र है। क्या है? अग्र। अग्र जो होता है इसका तद्भव आगे होता है। क्या होता है? आगे जो होता है इसका तद्भव होता है। ठीक है, आँख जो है यह तद्भव है और इसका जो तत्सम होगा वह क्या होगा? तो अच्छी होता है। क्या होता है? अच्छी होता है। और आग का क्या होता है? तो अग्नि होता है जो तत्सम शब्द होता है। और आज का जो है क्या होता है? तो अद्य होता है तत्सम शब्द। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी सही है? ऐतिहासिक गलत है। ठीक है, ऐतिहासिक यह भी गलत है। ऐतिहासिक होता है, यहाँ ऑप्शन देखते हैं है कि नहीं है। ऐतिहासिक गलत है, ऐतिहासिक जी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यथार्थ शब्द का विलोम कौन सा होगा? यथार्थ शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर आदर्श होता है। यथार्थ का जो विलोम होता है वह आदर्श होता है, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। जो अनुचित है इसका जो विलोम होता है वह उचित होता है। ठीक है, और जो कृत्रिम है इसका क्या होता है? तो इसका जो होता है प्राकृतिक होता है, जो विलोम शब्द होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, इनमें से जो है दुख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो दुख का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखिए क्लेश, क्लेश का मतलब संकट, दुख। ठीक है, तो ये भी तो है। ठीक, मोक्ष ये तो नहीं है। कष्ट यह भी दुख का ही पर्यायवाची शब्द है। और ऑप्शन जो डी है पीड़ा, पीड़ा का मतलब भी दुख ही होता है। तो यहाँ ऑप्शन जो बी है आपका मोक्ष, यह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर है कि वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य कौन सा है? तो उपासक है, यहाँ पर विशेष्य पूछा जा रहा है, तो उपासक ही आपका जो है क्या हो जाएगा? एक विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है कि 35 नंबर, जयद्रथ वध जो है ग्रंथ की रचनाकार कौन है? यहाँ ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामन नरेश त्रिपाठी या फिर जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जयद्रथ वध ग्रंथ की जो रचनाकार हैं वह आपकी जो है मैथिली शरण गुप्त हो जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको जो है महात्मा गांधी जी ने
क्या कहा था मैथिली शरण गुप्त को? तो राष्ट्र कवि कहा था। ठीक है, क्या कहा था? तो राष्ट्र कवि कहा था। किसने? तो गांधी जी ने कहा था मैथिली शरण गुप्त जी को। ठीक है, और यह जो है मैथिली शरण गुप्त झांसी जिले से संबंधित हैं। इनकी रचना की यदि हम बात करते हैं तो बहुत सारी रचनाएं की हैं। साकेत, यशोधरा, द्वापर, भारत भारती, जो कि एक महत्वपूर्ण रचना है जो देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से विद्यमान है। इसको अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था, जो भारत भारती रचना है इनकी। ठीक है, पंचवटी, झंकार, जयद्रथ वध, त्रिपथगा, कुणाल गीत, नहुष, काबा और करबला, विष्णुप्रिया, चंद्रहास, तिलोत्तमा, वीरांगना, मेघनाद वध, यह सभी मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। सुमित्रा नंदन पंथ की रचना की चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। इसी वीडियो में राम नरेश त्रिपाठी की रचना की बात करते हैं। तो जो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह कौन सी हैं? तो मिलन है। कौन सी रचना है? मिलन है, जिसको इन्होंने केवल और केवल 13 दिनों में रच दिया था, यानी कि लिख दिया था। और इनकी एक रचना है पथिक। ठीक है, कौन सी रचना है? पथिक, और इसको इन्होंने 21 दिन में लिख दिया था। ठीक, आंखों देखी कहानियां, स्वप्नों के चित्र, स्वप्न, ये सभी जो हैं राम नरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यदि बात करते हैं तो इनकी भी रचना इसी वीडियो में चर्चा हो चुकी है। अगला प्रश्न है, किनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं? तो किनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सागरों के, वृक्षों के, बोलियों के, या फिर जो है फलों के। तो स्त्रीलिंग जो अधिकतर शब्द होते हैं वह बोलियों के होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। जैसे कि जो है राजस्थानी बोली, मराठी बोली, बंगाली बोली, हिंदी बोली, ये सभी क्या हैं? बोलियाँ हैं। और इनसे आप क्या पहचान पाए कि जो इनकी जातियां हैं वह स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं सागरों की, ठीक है, जो सागर होते हैं वह अधिकतर किस में आते हैं? तो अधिकतर वह पुल्लिंग में आते हैं। किस में आते हैं? तो पुल्लिंग में आते हैं जो सागर होते हैं। ठीक, और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं वृक्षों की, तो जो वृक्ष होते हैं वह किस में आते हैं? जैसे नीम का वृक्ष होता है, तो यह भी आपका किस में आ जाता है? पुल्लिंग में आ जाता है। और जो फल हैं इनके जो हैं, जैसे आम होता है तो यह भी सेब होता है, केला होता है, तो ये भी किस में आ जाता है? तो पुल्लिंग में ही आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, क्या किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन आप देखिए, अपवाद में अप उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द में आगे लगता है। प्रभाव में जो है प्रा उपसर्ग है। ठीक है, पराजय में परा उपसर्ग है, ये भी ठीक है। ओढ़ना में जो है उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो यह हमारा सेशन आज का कंप्लीट होता है। सेशन नंबर जो था वह 7 था। यहाँ पर जो है 37 प्रश्नों का फुल डिटेल सोल्यूशन दिया गया आपको। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।